नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो न्यूज़ जो है हर जगह अभी फैला हुआ है, आप लोग देखे हुए हैं। सब सोशल मीडिया पर सभी आपका यूट्यूब चैनल पर सभी एक ही न्यूज़ अभी आज के डेट में चल रहा है कि झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा इसके बारे में चल रहा है कि अभी आपका जो है नोटिफिकेशन है ना? तो झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा जो है इसको क्या कर दिया गया है, इसमें 2 परीक्षाओं को मर्ज किया गया है। आपका हो गया 9-10 है ना? 9 प्लस 10th का जो है उसका जो मर्ज किया गया और प्लस 11वां प्लस 12वां जो कक्षा है इसको मर्ज करके ये बनाया गया है ना? क्या नाम दिया गया है? झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा बनाया गया है। अब जो है वो 4 क्लास का जो है वो क्या होगा? एक साथ परीक्षा है ना? और इसका हम लोग क्या करेंगे तब लोग जो है इसका नोटिस जो है आप लोग देख लियोगे, बढ़िया से वीडियो बना दिए हैं, है ना? पूरा उसमें दिया हो गया है कि परीक्षा कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, है ना? उम्र सीमा क्या होगा, ये सब आपको बता दिया गया वीडियो के माध्यम से, आप लोग सब देख लिए होंगे, है ना? तो इसका जो है पढ़ाई हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग को बताया गया था, ग्रुप भी आप लोग को बना दिया गया है ना? झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा के लिए ग्रुप भी बना दिया गया है, इसलिए उस ग्रुप में सभी लोग जुड़ के ज्वाइन कर जाए, है ना? जो जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं किए हैं अभी तक, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका जो है लिंक डाला हुआ है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर जाए, है ना? और यो पेपर वन यहाँ पे इस परीक्षा में 2 पेपर का एग्जामिनेशन होगा, पेपर वन प्लस पेपर टू। पेपर टू में होगा जो आपका विषय होगा वो, और पेपर वन में जो क्या बताया गया, तो समान अध्ययन बताया गया है ना? समान अध्ययन और हिंदी अंग्रेजी से जो होगा वो प्रश्न होगा 200 नंबर का, है ना? ये सारे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके आप देख लीजिए, है ना? इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, है ना? तो पेपर वन के अंतर्गत जो है वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स हम लोग आज क्या करेंगे, तो प्रारंभ करेंगे। इसका थ्योरी क्लास आज देखेंगे हम लोग। इसका एमसीक्यू क्लास आपको अलग वीडियो बनेगा, आपको अगले दिन मिलेगा, है ना? आज हम लोग थ्योरी देखेंगे और बढ़िया से समझेंगे, है ना? आप लोग को जो है कंप्यूटर से हेडक नहीं होना चाहिए। जो कंप्यूटर कभी नहीं सीखे हैं कोई दिक्कत नहीं, जो कंप्यूटर जो है के बारे में कुछ नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं, है ना? आपको यहाँ से जो है थ्योरी क्लास हम लोग बहुत बढ़िया से तरीके से करेंगे, और मैं गारंटी लेता हूँ कि कंप्यूटर में जो है कि अगर यदि ये झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा में कम से कम, है ना, अगर मिनिमम कहे तो 20 क्वेश्चन आने की चांस है, और मैक्सिमम कहे तो, है ना, तो आपका 30 क्वेश्चन आने का चांस है कंप्यूटर से, क्योंकि इसकी फोकस किया गया, आप अखबार में देखे भी होंगे, है ना, कि इसमें फोकस किया गया। तो मिनिमम 20 क्वेश्चन जरूर आएगा कंप्यूटर से, क्योंकि आने वाले समय में आपका सरकारी स्कूलों को भी हाईटेक किया जा रहा है, प्रौद्योगिकी से जोड़ा जा रहा है, टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। आपको डिजिटल बोर्ड मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, प्रोजेक्टर मिलेगा। तो वहां के टीचरों को क्या आना चाहिए, तो कंप्यूटर हल्का फुल्का चलाने के लिए सामान्य जानकारी आनी चाहिए। इसका उद्देश्य ये है आपका, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज थ्योरी क्लास देखेंगे, और टॉपिक आज क्या है, तो कंप्यूटर फंडामेंटल का। और ये कौन सा पेपर हो गया, तो झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा पेपर वन में आएगा ये। इसके साथ साथ झारखंड दरोगा के परीक्षा में आपका कंप्यूटर है, 20 क्वेश्चन रहता है, और झारखंड एलडीसी के परीक्षा में आपका 50 क्वेश्चन रहता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कितना, तो एलडीसी में 50 क्वेश्चन, झारखंड दरोगा में ये कम से कम 20 क्वेश्चन, और माध्यमिक आचार्य परीक्षा में 20 क्वेश्चन रहना अनिवार्य है, ठीक है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करें, है ना? तो आज हम लोग क्या देखेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल देखेंगे, कंप्यूटर का परिचय देखेंगे, और बहुत बढ़िया से इसको लाइन बाय लाइन बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना? जहां जहां हम गोल करेंगे आपको बोलेंगे नोट करने के लिए, आप कॉपी लेके बैठिए और नोट करते आप चले जाइएगा। तो फिर आपको लगेगा कि कंप्यूटर जो है वो बहुत टफ जो है सब्जेक्ट नहीं है, और इसमें मैक्सिमम नंबर लाया जा सकता है। अगर यदि मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन आपका रहता है ना, तो 20 क्वेश्चन में से आपको 17 से प्लस क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं करवा दूंगा, है ना? कि मतलब हम जैसे जैसे हम जिस तरह का जो पढ़ाने जा रहे हैं, जिस तरह का जो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया जाएगा, वो उसको आप लगातार जो है वो ईमानदारी से करते जाइएगा। आप 17 प्लस विषय, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का क्या है, तो कंप्यूटर का फंडामेंटल और ये कंप्यूटर का परिचय। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का परिचय, तो यहाँ क्या कर रहा है कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसको आराम भाषा में समझ सकते हैं, सिंपल से। कंप्यूटर जो है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना, जो डेटा को प्राप्त करता है। डेटा को प्राप्त करना का मतलब क्या हुआ, तो इनपुट लेता है ना, इनपुट लेता है, ठीक है? क्या करता है, तो इनपुट लेता है, ये इनपुट हो गया। प्रोसेस करता है, दूसरा काम क्या करता है, तो प्रोसेस करता है। तीसरा काम करता है, तो क्या, गणना करता है। चौथा काम क्या है, ये विश्लेषण करना, है ना, और आउटपुट तैयार, आउटपुट देता है वो, है ना? और भविष्य में उपयोग के लिए डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। ये कंप्यूटर का काम है ना? तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और देखिए इसी जो है ये परिभाषा से जो है वो कितना सारे एग्जाम में क्या हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर क्या करता है, तो कंप्यूटर क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा प्राप्त करता है, मतलब इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है ना? और जो है क्या करता है, तो उसको गणना करता है, विश्लेषण करता है, आउटपुट तैयार करता है, और भविष्य में दोबारा उपयोग किया जा सके उस डेटा को, उसके लिए क्या करता है, वो स्टोर करता है। बस इतना ही आपको जानकारी रखना है, ठीक है?
चलो आगे। आगे क्या है भाई? तो आगे है हम लोग का कि कंप्यूटर डेटा को सूचना में संसाधित करता है। कंप्यूटर जो है वो डेटा को क्या करता है? सूचना में, है ना? डेटा लिया, डेटा क्या हो गया? तो रो फैक्ट्स हो गया, रो डाटा हो गया, है ना? जैसे इनको 2 लिया, है ना? प्लस 3 किया, इक्वल टू हमको कितना आना चाहिए? 5, है ना? तो इसको क्या करता है? संसाधित करता है। इसलिए कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ और बना कि कंप्यूटर को जो है डेटा प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये पॉइंट को याद रखना है ना? कंप्यूटर बहुत आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सूचना में क्या करता है? तो परिवर्तित करता है कंप्यूटर डेटा को, किसमें? तो सूचना में जो है परिवर्तित कैसे करता है? तो प्रोसेस करके करता है। बीच वाला सेक्शन प्रोसेस करता है ना? इधर से इनपुट लेना, बीच में प्रोसेस करना, और इधर से आउटपुट आपको देता है। ठीक है, आगे। एक कंप्यूटर फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट के क्रम में प्रोग्राम को क्रियान्वित क्रियान्वित करता है। कंप्यूटर कैसे काम करता है? पहले फेच करता है, फिर उसको डिकोड करता है, और फिर एग्जीक्यूट करता है ना? फिर ये क्रम में जो है प्रोग्राम क्रियान्वित करता है। ध्यान रखिएगा, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, बस इस लाइन को याद रखना है। ठीक है, आगे। सूचना प्रसंस्करण चक्र, है ना? ये सूचना प्रसंस्करण चक्र क्या है भाई? तो कंप्यूटर सिस्टम या सूचना प्रसंस्करण चक्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट को एक साथ समूहीकृत किया गया है ना? तो सूचना प्रसंस्करण तंत्र क्या हो, चक्र क्या हो गया? तो इनपुट, बीच में प्रोसेसिंग करा, फिर आउटपुट देगा। ये तीनों को क्या है? एक साथ समूहीकृत किया गया, उसको क्या बनाइए? सूचना प्रसंस्करण जो है वो चक्र। ठीक है, आगे। ये इनपुट हो गया, प्रोसेस करेगा, फिर आपको आउटपुट देगा, है ना? जैसे इनपुट आप डाले 3 + 2, है ना? इसको प्रोसेस करेगा। ये प्रोसेस के लिए आपको साइन लग गया कि आपको जोड़ना है ना? इसको बीच में क्या करेगा? तो प्रोसेस करेगा, और यहाँ इसको क्या करेगा? तो प्रोसेस करेगा, और फिर क्या देगा आपको? तो आउटपुट देगा, है ना? आउटपुट देगा आपको। कितना देगा? तो 5 देगा। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम है। ठीक है, कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द कंप्यूट से लिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि कंप्यूटर शब्द जो है लैटिन शब्द कंप्यूट से लिया गया, है ना? तो यहाँ से उल्टा क्वेश्चन आपका बनेगा कि कंप्यूट जो है वो कंप्यूटर का कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। यहाँ से याद रखिएगा, कंप्यूट जो है कौन भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है गणना करना या गिनना। ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है ना? यहाँ से आगे। शुरुआती काल में कंप्यूटर के आविष्कार का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी मशीन का निर्माण करना था जो गणना कर सके। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो संगणक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, देखिए एसएससी के 2 3 4 4 साल के परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है ना? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आधुनिक, इसमें आधुनिक जोड़ देगा कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। एक पॉइंट आपको याद रखना है। आगे। सिद्धार्थ भारत द्वारा विकसित पहला कंप्यूटर था, है ना? यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि भारत में बना हुआ पहला कंप्यूटर कौन, क्या नाम है? तो सिद्धार्थ नाम। ठीक है, आगे। नोट में क्या लिखा हुआ है? तो भारत का पहला कंप्यूटर हाइक 2M 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो है भारत का जो पहला कंप्यूटर है वहां पे लगाया गया था। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है वहां पर। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में लगाया गया था कि कब? 1952। ठीक है, आगे। एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है जब वह आवश्यक एप्लीकेशन चलाने में सक्षम हो। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है आपका कि जो है कंप्यूटर साक्षर किसको कहेंगे? कंप्यूटर के सामान्य चलन में, या किसी प्रोग्रामिंग में, है ना? या किसी जो एप्लीकेशन को बनाने में वो क्या करे? सक्षम हो। इस टाइप से क्वेश्चन आपको बनता है। लेकिन कंप्यूटर साक्षर हम क्यों कहेंगे? जो कंप्यूटर को सामान्य रूप से वो चला सके, जो सामान्य एप्लीकेशन है, जो जनरल एप्लीकेशन है, जो जिसका जरूरत पड़ता है आपका ऑफिस के काम में, ये आपको चलाना सके, कंप्यूटर स्टार्ट कर सके, बंद कर सके, जो सामान्य एप्लीकेशन है उसको चला सके, उसको क्या कहेंगे हम? तो कंप्यूटर साक्षर कहेंगे। ठीक है, आगे। हर साल 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, ध्यान रखिएगा। 2 दिसंबर को क्या कहते हैं? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे। टिप्पणी। कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमनवेयर कहा जाता है ना? तो कंप्यूटर में यूजर को क्या कहते हैं? यूजर कौन हो गए? कंप्यूटर चलाने वाले, कंप्यूटर को में काम करने वाले लोग को क्या कहते हैं? तो यूजर कहते हैं। और यूजर को क्या कहते हैं? तो ह्यूमन वेयर के नाम से जाना जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, उसी टाइप से क्या हो गई है? तो ह्यूमन वेयर हो गया। ठीक है, आगे। कंप्यूटर सिस्टम के 6 मुख्य भाग होते हैं ना? तो कंप्यूटर सिस्टम के जो है वो 6 मुख्य भाग है। अगर पुराना किताब में आप देखेंगे, कंप्यूटर किताब में, तो आपको कितना मिलेगा? तो 4 मिलेगा। भी आपका क्या हो गया? तो 6 मुख्य भाग।
ठीक है, जैसे सीपीयू। ठीक है, आप कंप्यूटर देखे होंगे, ये अभी तो लैपटॉप हो गया, तो ये बड़ा वाला जो बक्सा आप देख रहे हैं क्या है, तो इसके अंदर जो है मदरबोर्ड में सीपीयू लगा हुआ है, मशीन लगा हुआ है ना। फिर वो इनपुट डिवाइस में क्या कहता है, वो एक आपका कीबोर्ड आ जाएगा और एक आपका माउस आ जाएगा, इनपुट डिवाइस का तो है। आउटपुट डिवाइस में क्या है, तो आउटपुट डिवाइस आपका हमारा क्या हो गया, तो स्क्रीन हो गया, है ना, स्क्रीन हो गया आउटपुट डिवाइस। फिर है मेमोरी डिवाइस। मेमोरी डिवाइस का क्या है, तो रैम हो गया, रोम हो गया, ये मेमोरी डिवाइस का उदाहरण हो गया, है ना। फिर सेकेंडरी स्टोरेज का हार्ड डिस्क हो गया, है ना। आपका हार्ड डिस्क हो गया आपका सेकेंडरी स्टोरेज, है ना। फिर हो गया संचार उपकरण। संचार उपकरण क्या हो गया, तो मोडेम हो गया, जिसको नेटवर्किंग कहा जाता है, नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं, ये संचार उपकरण के अंतर्गत आते हैं। ये चार जो सॉरी सिक्स जो यूनिट है, इसको मिल करके क्या बनता है, कंप्यूटर सिस्टम के ये मुख्य छह भाग है ना। कौन कौन, तो सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, है ना, और संचार उपकरण। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या आ गया, तो हमारा हार्ड डिस्क आ जाएगा, एचडी आ जाएगा हार्ड डिस्क, और एसएसडी आ जाएगा, एसएसडी है सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं इसको। संचार उपकरण में क्या आ जाएगा, तो मोडेम आ जाएगा, गेटवे आ जाएगा, ये सब क्या होगा, हमारा संचार उपकरण है। सबका भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे है क्या है, तो थोड़ा सा ये लंबा जो वीडियो जो होगा लंबा होगा, लेकिन काम का वीडियो होगा। आप लोग को जो है फंडामेंटल जो है, कंप्यूटर फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, है ना? और इसका एमसीक्यू हम लोग जब क्लास देखेंगे तो आप लोग फटाफट बनाने लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो एक करके जहां जहां हम गोल कर रहे हैं, जहां जहां इंडिकेट कर रहे हैं, उसको ध्यान से आप लोग देखते जाइए, है ना। अब कंप्यूटर के कार्य क्या है, कंप्यूटर के कुछ तो कार्य होगा, है ना। तो क्या कार्य है भाई, तो इनपुट, प्रक्रिया, आउटपुट, स्टोरेज, नियंत्रण, है ना। तो कंप्यूटर का कार्य क्या है, इनपुट लेना, है ना, प्रोसेस करना, आउटपुट देना, स्टोरेज करना, और नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग का भी काम है ना। तो पहले देखते हैं हम लोग इनपुट। इनपुट क्या है भैया, तो इनपुट डेटा एकत्र करने की एक प्रक्रिया है ना। तो कीबोर्ड के द्वारा जब हम किसी चीज को टाइप करते हैं, तो देखिएगा सामने तुरंत आपको स्क्रीन में दिखाता है, एकदम एक भी सेकंड, नैनो सेकंड, एकदम छोटा से छोटा सेकंड लगता है, नैनो सेकंड लगता है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत तेजी से करता है। कंप्यूटर का स्पीड क्या है, बहुत तेज है। इसलिए जैसे ही आप कोई कीबोर्ड पे कोई की दबाएंगे, तुरंत उसको स्क्रीन पे दिखेगा, है ना। तो वो ऐसे नहीं दिखता है, वहां पहले प्रोसेसर में जाता है, प्रोसेस उसको करता है, तब आउटपुट में भेजता है आपको। ठीक है, तो ऐसे होता है ना। तो इनपुट जो है वो डेटा एकत्र करने की क्या है, तो प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ताओं को डेटा इनपुट करने की अनुमति देते हैं। कंप्यूटर इनपुट वह है जो टाइप किया जाता है, सबमिट किया जाता है, दर्ज किया जाता है, या कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसमिट किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, तो इनपुट करते हैं, सिंपल सी बात है ना। हम माउस के द्वारा किसी चीज को क्लिक किए, वो इनपुट हो गया ना। अब कीबोर्ड के द्वारा किसी चीज को टाइप किए, इनपुट हो गया। हम मॉल में खरीदारी करने जाते हैं, है ना, तो देखिएगा वहां जो सेलर लोग होता है, जब हम लोग बिल बनाए जाते हैं, तो एक मशीन हाथ में रखे हुआ रहता है, ऐसे करके स्कैन करता है ना। वो क्या हुआ, तो इनपुट डिवाइस हो गया, वो इनपुट कर रहा है। जो आपका जो कपड़ा खरीदने जाते हैं या कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो सामान में जो बारकोड लगा हुआ रहता है, उसको स्कैन करके उसका डाटा कहाँ ट्रांसफर करता है, तो कंप्यूटर में ट्रांसफर करता है, प्रोसेसर में करता है, तो वो इनपुट हो गया। ठीक है, चलिए आगे। इनपुट में शामिल होते हैं, तो इनपुट में भाई क्या शामिल होते हैं, तो डेटा शामिल होता है, निर्देश शामिल होता है। तो अब डेटा किसको कहते हैं, ये देख लीजिए हम लोग। तो डेटा आपका हो गया, रॉ हो गया, मतलब कच्चा माल हो गया, डेटा मतलब कच्चा माल, रॉ फैक्ट। और फिगर के संग्रह को डेटा कहते हैं। डेटा हमेशा क्या होता है, असंसाधित रूप से होता है। असंसाधित का मतलब बिना प्रोसेस किए हुए को डेटा कहते हैं। जैसे आपका 2+3, ये क्या हो गया, ये अभी प्रोसेस नहीं किया गया, तो ये क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा। जब इसमें आपका 2+3 को दोनों को जोड़ देगा, यहाँ प्रोसेस कर देगा, और यहाँ 5 आपको रिजल्ट दे देगा, तो ये क्या होगा, कि इन्फॉर्मेशन में बदल गया, है ना। ये क्या होगा, डेटा, प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन, आउटपुट। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको क्या होता है, तो ये हमेशा डेटा जो होता है यह असंसाधित होता है। ये चीज आप जो है वो क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ये लाइन आप ध्यान में रखिएगा, ये हम गोल कर दे रहे हैं। डेटा हमेशा क्या होता है, तो असंसाधित होता है, मतलब बिना जो है वो प्रोसेस का होता है। ठीक है, आगे। एक बार कंप्यूटर में जानकारी डालने के बाद यह डेटा बन जाता है। एक बार आप जो कंप्यूटर में जानकारी डाल दी, वो क्या बन गया, तो डेटा बन गया। ठीक है। आंकड़े निम्न रूप में हो सकते हैं। आंकड़े कैसे हो सकते हैं भाई, तो टेक्स्ट डेटा हो सकता है। टेक्स्ट डेटा का मतलब जिसमें टेक्स्ट डेटा के अक्षर ए से जेड तक जो होता है, उसको क्या कहते हैं, तो टेक्स्ट डेटा कहते हैं। ठीक है। न्यूमेरिक डेटा किसको कहते हैं, तो 0 से 9 तक के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूमेरिक डेटा बोलते हैं। ठीक है। को लग रहा है कि कुछ कंप्यूटर बहुत हार्ड नहीं है, एकदम आसान है ना, आसान लैंग्वेज में बताया गया है, समझाया गया है, बहुत अच्छा किताब है ये, है ना। चलिए आगे। इसके बाद है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक क्या हो गया, दोनों को जोड़ दिया, है ना, टेक्स्ट को भी जोड़ दिया और अल्फाबेट को भी जोड़ दिया। तो कैसे हो गया, तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा में नंबर और अल्फाबेट दोनों कैरेक्टर होते हैं। जैसे उदाहरण से आप समझ लीजिए, है ना, तो JH02, ये क्या हो गया, गाड़ी का नंबर हो गया, JH02, है ना, 1967, है ना, 02
है ना। या ये पी हो गया, ये हो गया झारखंड का, किसी गाड़ी का नंबर ले लिया JH02 AP, है ना, 10 20, ये क्या होगा, गाड़ी का नंबर हो गया। तो ये क्या हुआ, ये अल्फा न्यूमेरिक हो गया। इसमें क्या है, तो अल्फाबेट भी प्रयोग हुआ है और नंबर भी प्रयोग है, न्यूमेरिक भी प्रयोग है, ये अल्फा न्यूमेरिक हो गया, सिंपल सी बात है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि जैसे उदाहरण, कर्मचारी का पता। कर्मचारी का पता कैसे होता है, तो कर्मचारी का पता होता है ना, जैसे कि मान लीजिए मुकेश कुमार, है ना, इसका एड्रेस नाम हो गया। एड्रेस आपका हो गया, तो एड्रेस आपका हो गया कि 422 न्यू बिल्डिंग ये रांची, है ना, ये एड्रेस हो गया। तो देखिए यहाँ पे नंबर का भी प्रयोग हुआ है, अल्फाबेट का भी प्रयोग हुआ है। कर्मचारी का जो पता है या पिन नंबर आप डालते हैं वो क्या होगा, तो ये कर्मचारी का पता कैसे हो गया, अल्फा न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे क्या है, तो ग्राफिकल डेटा भी होता है ना। ग्राफिकल डेटा क्या होता है, यह चार्ट, ग्राफ और इमेज के रूप में हो सकता है। ठीक है, फिर है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में क्या आएगा, तो ऑडियो आएगा, वीडियो आएगा, ये मल्टीमीडिया का उदाहरण है, मल्टीमीडिया डेटा का उदाहरण। ठीक है, आगे निर्देश। निर्देश क्या होता है भाई, उपयोगकर्ता द्वारा डेटा पर सभी गणितीय और तार्किक गणना करने के लिए जो आदेश दिया जाता है उसे निर्देश के रूप में जाना जाता है ना? तो यहाँ कहा गया उपयोगकर्ता मतलब यूजर के द्वारा जो है, जब डेटा पर सभी गणितीय और तार्किक गणना करने के जो आदेश दिया जाता है ना, प्रोसेस करने के जो आदेश देते हैं, कमांड देते हैं, है ना, उसको क्या कहता है, तो निर्देश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सूचना। सूचना क्या होता है, तो डेटा को संसाधित रूप से सूचना के रूप में जाना जाता है। अभी हम लोग देखे थे डेटा क्या होता है, तो असंसाधित, जिसको संसाधन अभी मतलब कि प्रोसेस नहीं किया गया है। और जब सूचना कब बनता है, इंफॉर्मेशन कब बनता है, जब डेटा को प्रोसेस कर दिया जाता है, तो क्या बन जाता है, ये डेटा सूचना बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, आगे। सूचना का अर्थ है डेटा का चयन करने, उसे जो है सारांशित करने और उसे इस तरह प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है कि वह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी बन जाए। ध्यान रखिएगा, डेटा यूजर के लिए जो है उपयोगी नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सूचना जो है हमेशा उपयोगकर्ता के लिए, प्राप्तकर्ता को क्या होता है, तो ये उपयोगी होता है, क्योंकि प्रोसेस करके आपको सूचना दिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का इतिहास हम लोग देख लेते हैं भाई, ये सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, और कंप्यूटर का हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं, है ना। तो अबेकस। अबेकस क्या है, तो अबेकस विश्व का प्रथम प्राचीन गणना करने वाला यंत्र है ना। अबेकस जो है वो अभी भी जो है वो स्कूलों में देखिए आप रखा हुआ रहेगा, जिसे काउंटिंग करने के लिए बच्चों को सिखाया जाता है ना? और ये अबेसक अबेकस क्या है, तो अबेकस जो है वो विश्व का प्रथम सबसे पहला प्राचीन गणना करने वाला यंत्र है, क्या नाम से, तो अबेकस, है ना। अभी देखिएगा अबेकस का जो है हम लोग का यहाँ पे चित्र भी है ना, फोटो भी है। चलिए, ये क्या है, तो ये है अब आपका अबेकस, ये देखिएगा स्कूलों में भी पाया जाता है ना। इसे चीन ने विकसित किया था, है ना। तो अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है, कहाँ, तो चीन में, ध्यान रखिएगा, है ना? यह एक आयताकार लकड़ी के फ्रेम में होता है, जिसमें मोतियों की पंक्तियां होती है या इसी तरह की वस्तु में एक तार पर फंसी होती है। ठीक है, चलिए। कैलकुलेटर अबेकस से उत्पन्न हुआ है ना। तो कैलकुलेटर का जो विकास हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो अबेकस से जो है वो प्रेरित होकर के हुआ है, ध्यान रखिएगा, है ना। फिर है जो है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स जो है वो कहा है, इसका आविष्कार 17वीं सदी के शुरुआती दौर में हुआ था। नेपियर बोन्स एक ऐसा मशीन है जो हड्डियों से बनी होती है। नेपियर बोन्स जो है वो 0 से 9 नंबर स्टोर किए जा सकते हैं। यह एक आंतरिक गणना उपकरण है। यह सब नेपियर बोन्स जो है वो कहाँ क्या है ये बताना है। तो ध्यान रखिए, एक चीज याद रखिएगा, यह एक आंतरिक गणना उपकरण है ना। इंटरनल गणना करने वाली क्या है, तो उपकरण है, मतलब डिवाइस है। इसका उपयोग संख्याओं के विभाजन और गुणन की गणना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। ऐसे देखेगा आपको नेपियर बोन, आगे क्या है, तो स्लाइड रूल। स्लाइड रूल क्या है, तो स्लाइड जो है वो नियम, स्लाइड रूल्स जो है वो क्या हो, तो 1622 में जो है विलियम ओट रेड द्वारा विकसित किया गया है ना। तो स्लाइड रूल जो है, देखिए इस सबसे क्वेश्चन आपका नहीं पूछा हुआ है, लेकिन इतिहास से आपको जानना पड़ेगा, है ना। जहां जहां क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको दिया गया है। ठीक है, तो स्लाइड रूल से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसका उपयोग लघु गणनाओं में गणना के लिए किया जाता है। चलिए छोड़िए, इसको नहीं पूछा गया है। हाँ, तो पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल का कैलकुलेटर जो है वो 1642 में फ्रेंच मैथमेटिकल ब्लेज पास्कल ने के द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ ये क्वेश्चन आता है ना, कि जो है ब्लेज पास्कल के द्वारा क्या जो है आविष्कार किया गया था, तो पास्कल कैलकुलेटर। ठीक है, यह पहला आंतरिक और स्वचालित कैलकुलेटर, तो पहला आंतरिक और स्वचालित कैलकुलेटर है। इसे जोड़ने वाली मशीन के रूप में भी जाना जाता है। किसको, तो पास्कल के कैलकुलेटर को, है ना। जो आविष्कार किसने किया था, तो ब्लेज पास्कल ने किया था। ठीक है,
चलिए अगला। फिर है लेबनीज कैलकुलेटर। ये होगा आपका क्या होगा, तो लेबनीज कैलकुलेटर हो गया। लेबनीज कैलकुलेटर का आविष्कार 1671 में जो है गाटफ्रीड लेबनीज द्वारा किया गया था। पास्कल कैलकुलेटर को संशोधित किया और उन्होंने विभिन्न गणितीय गणनाओं को करने के लिए अपनी मशीन तैयार की जो गुणा भाग पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लोग आगे जो है हम लोग देखते हैं ना। इसके बाद अब क्या हो गया, तो इसके बाद आपका आ गया जैकवार्ड लूम, है ना। जैकवार्ड लूम को 1801 में जो है उस जोसेफ मेरी जैकवार्ड के द्वारा विकसित किया गया था। यह पहला मैकेनिकल लूम मशीन है। जोसेफ मेरी जैकवार्ड ने सबसे पहले टेक्सटाइल डिजाइन पंच में जो है में पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। तो सबसे पहले जो है जोसेफ मेरी जैकवार्ड ने जो है सबसे पहले टेक्सटाइल डिजाइन में जो है पंच कार्ड का जो है क्या किया, तो आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा हुआ है ना। आगे अंकगणित। अंकगणित का आविष्कार 1820 में चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमार के द्वारा किया गया था। बस इसको खाली पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह पहला डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ठीक है, आगे फिर है सेंसन सेंसस बुलेटिन मशीन, है ना। तो सेंसस बुलेटिन मशीन यह जनगणना के आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए अमेरिका में जो है 1890 में हरमन होलरिथ के द्वारा, है ना। तो सेंसस बुलेटिन मशीन का आविष्कार किसने किया गया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हरमन होलरिथ के द्वारा जो है वो जनगणना बुलेटिन मशीन का विकसित किया गया। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है जैसे सीजीएल 2014 में। हरमन होलार्थ ने डेटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया था। ये क्वेश्चन पूछता है ना कि पंच कार्ड का जो है वो इस्तेमाल किसने किया था, तो हरमन कोलार्थ ने किया था, होलरिथ ने किया था, जो भी बोल सकते हैं हम, है ना। जिससे हरमन होलरिथ को पंच कार्ड का जनक के रूप में जाना जाता है। बस तो आपको क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ध्यान रखना आपको कि हरमन होलरिथ को जो है वो पंच कार्ड के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे फिर है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन क्या है भाई, तो डिफरेंस इंजन चार्ल्स वेबेज द्वारा विकसित किया गया यह पहली भाप आधारित मशीन था। ये पहला जो है क्या, तो भाप आधारित मशीन था। कौन, तो डिफरेंस इंजन, है ना। किसके द्वारा विकसित किया गया, तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा को डिफरेंस इंजन का आविष्कार कौन, तो चार्ल्स बेबेज। बस इतना ही याद रखना, ज्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है, फिर है विश्लेषणात्मक इंजन। विश्लेषणात्मक इंजन क्या है भाई, तो एनालिटिकल इंजन को 1833 में चार्ल्स बेबेज ने विकसित किया था। बस यही रखना है, एनालिटिकल इंजन, बस यही रखना है। एनालिटिकल इंजन कब, तो 1833 में किसने विकसित किया, चार्ल्स बेबेज ने किया। बस इतना ही याद रखना। चलिए आगे फिर है यह दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। तो दुनिया का जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन था, तो कौन था, तो एनालिटिकल इंजन था। बस इतना ध्यान रखना, दो पॉइंट याद रखना है कि दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन कौन आविष्कार किया, चार्ल्स बेबेज ने किया, 1833 में किया। बस आधुनिक कंप्यूटर का जो है प्रोटोटाइप एनालिटिकल इंजन पर आधारित है, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और अभी जो आधुनिक कंप्यूटर है वो किस पर जो है आधारित है, तो जो है वो एनालिटिकल इंजन पर आधारित है। ठीक है, आगे चार्ल्स बेबेज को प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए याद किया जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को और किस लिए याद किया जाता है, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए, कॉन्सेप्ट देने के लिए इसको याद किया जाता है इनको, है ना। एडा अगस्त लेडी लवलेज इस मशीन पर प्रोग्राम चलाने वाली पहली प्रोग्रामर थी, है ना। तो पहली प्रोग्रामर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये बार बार आता है, ध्यान रखिए कि कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामर कौन थी, तो कौन, तो एडा अगस्ता, नाम है इसका, लेडी लवलेज, है ना। तो एडा अगस्ता लेडी लवलेज, ध्यान रखिएगा, पहला प्रोग्रामर, है ना। पहला, इसको कंप्यूटर का माता भी कहा जाता है कभी कभी। ठीक है, पहली प्रोग्रामर थी जिसको एडा अगस्ता ने को सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में भी जाना जाता है ना। तो पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसको कहा जाता है, तो लेडी अगस्ता को कहा जाता है ना। चलिए आगे, आगे क्या है भाई, तो आगे जो है हम लोग का है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग का जो है वो है मार्क वन, है ना। ये मार्क वन जो है वो क्या है, तो यह पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन था, तो मार्क वन था, है ना। इसे 1943 में आईबीएम कारपोरेशन और हार्वर्ड आइकेल द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, आगे एनियक। एनियक, एनियक क्या है, तो एनियक का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया, है ना, क्या हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, है ना, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, है ना। तो इसका आविष्कार जो है पेनिसिल्वेनिया
है ना, पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय यूएसए में जो है, वो अमेरिका में जो है, जे कौन कौन किया, तो जे परस्पर एकट और जॉन मॉचली के द्वारा 1946 में जो है वो किया गया था, है ना। तो एनियक कंप्यूटर का जो आविष्कार किसने किया था, तो एकट और मॉचली ने किया था, ये याद आपको रखना, ठीक है। यह जो है वो पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, है ना। तो पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था, तो एनईएम था, ध्यान रखिएगा। इस कंप्यूटर में वाल्व या 10 पोजीशन वाला रिंग काउंटर और वैक्यूम ट्यूब का जो है वो प्रयोग किया गया था, ठीक है। फिर है आपका एडसेक, है ना। एडसेक क्या है भैया, तो एडसेक का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक जो है विलंब संग्रह स्वचालित कैलकुलेटर, है ना। तो ये आपका हो गया। इसे मैरिस विल्क्स और उनकी टीम ने जो है 1949 में इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की गणितीय प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। किसने किया था, तो मैरिस विल्क्स ने किया था, विल्क्स ने, ठीक है। एडसेक दुनिया का जो है वो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था, है ना। ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट बनता है आपको यहाँ पर, इसको ध्यान से रखिएगा कि दुनिया का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर है ना। तो यहाँ बोलेगा कि दुनिया का जो पहला कंप्यूटर जिसमें स्टोर करने की सुविधा थी वो कौन था, तो एडसेक था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, फिर है एडवैक, है ना। तो एडवैक क्या है भैया, तो एडवैक का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका आविष्कार जो है वो जॉन वान न्यूमैन ने किया था, है ना। तो एडवाइक का आविष्कार किसने किया था, जो जॉन वाइन न्यूमैन ने किया था 1950 में, है ना। जॉन वाइन न्यूमैन ने जो है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया, है ना। यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बस ये लाइन आप देख लीजिएगा कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कंप्यूटर का किसने दिया था, जॉन वान न्यूमैन ने दिया, जिसमें प्रोसेस किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा को एक ही मेमोरी में जो है वो स्टोर किया जाता है। जैसे अभी काम चल रहा है हार्ड डिस्क में, वहां से प्रोसेस होता है, जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में ही होता है और स्टोर हमारा डाटा भी हार्ड डिस्क में होता है, ठीक है। आगे फिर है यूनिवैक। यूनिवैक का अर्थ होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका आविष्कार जे परस्पर एकट में और मॉचले ने किया था, है ना। और कब किया था, तो 1951 में किया था। यह जो है संख्यात्मक डेटा के साथ साथ वरना जो है वरना अनुक्रमिक डेटा में हेरफेर कर सकता है। यह पहली बार व्यवसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पहली बार जो है व्यवसायिक उद्देश्य के लिए कौन सा कंप्यूटर का उपयोग किया गया था, तो यूनिवैक का जो है वो प्रयोग किया गया था। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। आगे आगे है हम लोग का आगे हम लोग देख लेते हैं आप कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या है ना। तो कंप्यूटर का जो है वो उपयोग क्या है भैया, है ना। तो सबसे पहले शिक्षा में उपयोग होगा, है ना। उपयोग क्या है, तो कंप्यूटर शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर आधारित शिक्षा विकास इसे छात्रों के लिए बहुत उपयोगी बनाता है। कंप्यूटर का जो है उपयोग जो है अनुसंधान में, प्रबंधन में, है ना, वो शिक्षण अधिगम जैसे उद्देश्यों के लिए पूरा किया जाता है, ठीक है। आगे मनोरंजन में हम कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, बैंकिंग में हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना। फिर है डेटा प्रोसेसिंग में कर सकते हैं, है ना। डेटा प्रोसेसिंग क्या हो गया, तो जनगणना के डेटा स्टोर करने, परिणाम तैयार करने, सांख्यिकी डेटा का विश्लेषण करने में जो है कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। फिर सूचना प्रौद्योगिकी में जो है कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर का उपयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच संचार के लिए किया जाता है, डाटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है ना। हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में डेटा या सूचना को साझा या पुनः प्राप्त कर सकते हैं, किसके द्वारा, तो कंप्यूटर के द्वारा, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, ठीक है। फिर चिकित्सा विभाग में हम इसमें कर सकते हैं, चिकित्सा विभाग में, है ना। तो अस्पताल में कंप्यूटर का उपयोग रोगी की जानकारी संग्रहित करने के लिए किया जाता है। आजकल बीमारी से संबंधित सभी जांच जो है कंप्यूटर आधारित मशीन से की जाती है, ठीक है। आगे कंप्यूटर के लक्षण क्या हो गया भाई, इसका कुछ तो लक्षण होगा, हर आदमी का अपना अपना लक्षण होता है, कंप्यूटर का भी एक लक्षण है ना। क्या लक्षण है, तो कंप्यूटर जो है बहुत तेज होता है, सबसे पहला लक्षण, और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। आगे गति, हाँ, तो कंप्यूटर की जो गति है वो बहुत अधिक होती है। और कंप्यूटर की जो गति है वो कैसे मापा जाता है, तो मेगाहर्ट्ज में मापा है ना, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है, ध्यान रखिएगा ना, गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है ना। और यह भारी मात्रा में डेटा स्टोर करता है। सटीकता क्या मतलब, एकदम एक्यूरेसी, है ना। यह जो है कचरा बाहर के सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात इनपुट के अनुसार परिणाम जो है वो प्राप्त होंगे। कंप्यूटर 100% सटीक परिणाम देता है, यह कोई गलती नहीं करता, है ना। अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देंगे, गलत डाटा प्रयोग देंगे, तो प्रोसेस करके आपको गलत इंफॉर्मेशन ही देगा, ध्यान रखिएगा। तो जैसा आप दीजिएगा इनपुट, वैसा ही आपको जो है वो आउटपुट मिलेगा, है ना। चलिए आगे, फिर है स्वचालित। स्वचालित का मतलब जब आप कंप्यूटर को कोई प्रोग्राम या महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हैं और फिर कंप्यूटर को इंसान की कोई आवश्यकता नहीं होती,
है ना? तो आप एक बार जो है कंप्यूटर में डेटा डाल दिए, तो प्रोसेस करना उसका काम है, आउटपुट देना उसका काम है। उसमें फिर आपको कोई जो है वो हस्तक्षेप नहीं करना, एक बार सिर्फ आपको डेटा डालना है। ठीक है? आगे आगे क्या है भैया? तो आगे हम लोग का है कि कोई भावना नहीं, है ना? तो कंप्यूटर का जो है कोई फीलिंग्स नहीं होता, कोई इमोशन नहीं होता, है ना? कंप्यूटर एक मशीन है, इसमें कोई भावना नहीं होता, कोई इमोशन नहीं होता। कंप्यूटर उपयोगकर्ता के निर्देशानुसार निर्णय लेता है। तो उपयोगकर्ता जैसा निर्देश दे रहा है उसी के अनुसार वो कंप्यूटर आपको काम करेगा। उसका कोई जो है वो भावना किसी तरह का जो है फीलिंग्स नहीं होता। अगले, याद रखने की शक्ति। कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर में मानव के रूप में स्मृति भी होता है, यहाँ जो है मेमोरी भी होता है, यहाँ डेटा और सूचना को सहेजता है ना? तो जो है मानव की याद रखने की शक्ति जो होता है कहाँ कहाँ होता है? तो रोम में होता है, रैम में होता है ना? हार्ड डिस्क में होता है, एसएसडी में होता है। तो याद रखने की शक्ति होता है, ये सूचनाओं को क्या करता है? तो एकत्र करता है, सहेज के रखता है। ठीक है? आगे आगे क्या लक्षण है इसका? तो व्यापक उपयोगिता, बहुमुखी प्रतिभा। ये कंप्यूटर का मतलब कि बहुमुखी प्रतिभा कंप्यूटर की एक विशेषता है जो उसके लचीले व्यवहार को दर्शाता है। विभिन्न समस्याओं को हल करने की लचीलापन कंप्यूटर को बहुमुखी प्रतिभा की विशेषता को दर्शाता है। ठीक है? बहुमुखी प्रतिभा एक विशेषता है जो एक ही समय में सटीकता और दक्षता के साथ अलग अलग काम करने में सक्षम बनाता है। ठीक है? तो एक ही समय में कंप्यूटर सटीकता से भी काम करेगा और दक्षता से एकदम एक्यूरेसी के साथ काम करेगा और स्किल के साथ काम करेगा। जो उसको इंफॉर्मेशन मिला, जो आपको जो उपयोग करता है, जो उसको आदेश देता है वही काम करता है। ठीक है? आगे फिर है कर्मठता। कर्मठता क्या हो गया? बिना किसी थकान या एकाग्रता की कमी से एक ही सटीकता के साथ कंप्यूटर द्वारा लाखों गणनाएं की जा सकती है। यह थकता नहीं है जल्दी से, है ना? परिश्रम संपत्ति यह सुनिश्चित करती है कंप्यूटर में थकान या एकाग्रता जो है की कमी महसूस नहीं होती। ठीक है? फिर आगे विश्वसनीयता, है ना? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, यदि हम जो है वो एक ही इनपुट को कंप्यूटर सिस्टम में बार बार डालें तो वही परिणाम मिलता रहेगा, है ना? तो अगर 3+2 बार बार कंप्यूटर में डाले तो बार बार परिणाम क्या आएगा? हमको आउटपुट क्या मिलेगा? तो 5 ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? तो रिलायबिलिटी है। क्यों? कितनों भी आप डाटा दीजिएगा वो एकदम जो है वो बढ़िया से प्रोसेस करके वही डेटा देगा जो आप डाल रहे हैं। ठीक है? फिर है भंडारण क्षमता। भंडारण क्षमता क्या है भैया? तो कंप्यूटर में हम भारी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये भंडारण क्षमता होगी, इसका विशेषता होगी, है ना? अब कंप्यूटर की सीमा क्या है? कंप्यूटर की कुछ तो सीमा होगा, हर चीज का अपना अपना एक सीमा होता है, कंप्यूटर का भी सीमा होगा। पहला सीमा क्या है? ये बिजली पर क्या है? तो निर्भर है भाई, है ना? दूसरा क्या है? बुद्धि का इसमें अपना अपना बुद्धि नहीं है। जो उपयोग करता है जितना बुद्धि इसमें डालेगा, मेमोरी देगा, उतना ही वो काम करेगा। आगे है कि अपग्रेड और अपडेट करें, है ना? तो इसमें क्या है? बार बार आपको सॉफ्टवेयर को, है ना, डेटा को, हार्डवेयर को अपडेट करता रहना पड़ेगा। अपडेट करना और अब जो है अपग्रेड करता रहना। ठीक है? फिर है वायरस से खतरा। कंप्यूटर को वायरस से खतरा हो सकता है। ठीक है? फिर है आगे, तो आगे हम लोग का है कंप्यूटर की पीढ़ी। तो कंप्यूटर की पीढ़ी हम लोग देख सकते हैं, है ना? ये हिस्ट्री का ही पार्ट है ना? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी। कंप्यूटर को जो पहली पीढ़ी माना जाता है वो 1942 से 1955 माना जाता है। ध्यान रखिएगा, है ना? ऐसे पीढ़ी उढ़ी से क्वेश्चन जो है वो कम आता है, लेकिन क्वेश्चन देखिए आपको पूछा हुआ है विभिन्न परीक्षाओं में, है ना? तो पहली पीढ़ी कब माना जाता है? तो 1942 से 1955 माना जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का जो है इस्तेमाल किया गया था। ये क्वेश्चन हमेशा आता है और बार बार आता है ना? एकदम याद रखिएगा, इसको एकदम गांठ बांध लीजिए, नोट बनाते चलिएगा। तो पहली पीढ़ी में कौन किसका प्रयोग हुआ था? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। बस इतना ही आपको याद रखना है। आगे, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल जो है किया गया था, इसलिए इस पीढ़ी के कंप्यूटर जो है वो आकार में बड़े होते हैं, जो पूरे कमरे को घेर लेते हैं और उच्च बिजली की खपत करते हैं। वैक्यूम ट्यूब को 1906 में विकसित किया गया था, है ना? मेन मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था और इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था, है ना? इस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है वो किस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था? तो असेंबली लैंग्वेज का और मशीन लैंग्वेज का यहाँ पे प्रयोग किया गया है ना? मशीन लैंग्वेज क्या होता है? 0 और 1, 0 और 1 से मशीन लैंग्वेज बनता है। असेंबली लैंग्वेज जो है इसमें जो है आपका न्यूमेरिक कोड होता है। न्यूमेरिक कोड मतलब आपका जो कोड होता है, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर लिख रहा है ना, कंप्यूटर को COM खाली लिखते हैं, है ना? तो ये क्या हो गया? तो न्यूमेरिक्स कोड इसको बोला जाता है, न्यूमेरिक्स कोड। ठीक है? चलिए आगे, फिर है कंप्यूटर की इस पीढ़ी का उदाहरण जो है क्या है? तो C1 है, ENIAC है, EDSAC है, EDVAC है, UNIVAC है, ये IBM 701 है। ये उदाहरण देगा। तो ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। कौन कौन? ENIAC, EDSAC, EDVAC, UNIVAC, है ना? IBM 701 क्या है? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर।
ठीक है, जिसमें जो है वो वैक्यूम ट्यूब का जो है वो प्रयोग किया गया था, और लैंग्वेज जो है किसका प्रयोग किया गया था, तो असेंबली लैंग्वेज का और मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब आ जाइए दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो काल है वो 1955 से 1964 माना जाता है ना। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब को ट्रांसमिशन ने बदल दिया था। तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग नहीं किया गया था, किसका प्रयोग किया गया था, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, याद रखना है आपको, है ना। तो 1947 में जो है वो बेल्स लैब में जॉन बर्डिन और विलियम शॉकली, है ना, वाल्टर ब्रेटन के द्वारा क्या हो गया, तो रजिस्टर का आविष्कार किया गया था। रजिस्टर ना, ये ट्रांजिस्टर होगा ना, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था। वैक्यूम ट्यूब की तुलना में ट्रांजिस्टर जो है आकार में छोटा होता है, और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आकार छोटा और कार्य करने की गति तेज थी। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए आगे। सेकेंडरी मेमोरी के लिए जो है मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया, है ना, मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया, और मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया। इस पीढ़ी में कोबोल, है ना, इस पीढ़ी में कोबोल और फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया गया, है ना। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि कोबोल और फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। और ये सब क्या होता है, ये लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है ना, लो लेवल लैंग्वेज, ये लो लेवल लैंग्वेज हो गया फोर्ट्रॉन कोबोल, है ना। आगे इस पीढ़ी के उदाहरण आईबीएम, है ना, 1620, सीडीसी 1604, सीडीसी 3600, यूनिवैक 1801, हनीवेल 400, आईबीएम 1794, आईबीएम 1401। ये सब कंप्यूटर का नाम है ना, ये सब क्या है, कंप्यूटर का नाम है। और ये किस पीढ़ी का है, तो द्वितीय पीढ़ी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर, है ना, तो तीसरी पीढ़ी जो है वो काल कब माना जाता है, तो 1964 से 1971 माना जाता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। पहला पीढ़ी हम लोग क्या देखे थे, वैक्यूम ट्यूब, दूसरे पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरा पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। बस इतना ही याद रखना है आपको। चलिए आगे, आगे क्या है भैया, तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए ध्यान से आप लोग जो है देखते जाइए, है ना, कंप्यूटर फिर आपको कठिन नहीं लगेगा, है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जो है वो किसने आविष्कार किया, तो किल्वी साहब ने किया था, जैक किल्वी और रॉबर्ट नाइस ने जो है 1958 में किया था, है ना। एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट में हजारों ट्रांजिस्टर और अन्य घटक शामिल होते हैं। एकीकृत सर्किट जो है अधिक विश्वसनीय है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण आधुनिक कंप्यूटर का आकार हट गया। आधुनिक कंप्यूटर का आकार जो हट नहीं गया, मतलब छोटा हो गया, ये है ना। फिर है मुख्य मेमोरी के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी तथा सेकेंडरी मेमोरी के लिए हार्ड डिस्क का प्रयोग किया गया। बस अभी ये क्वेश्चन अब बन गया, फिट क्वेश्चन हो गया क्या, कि हार्ड डिस्क का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रारंभ किया गया, तो तीसरी पीढ़ी का, ध्यान रखिएगा, है ना। कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए सेमीकंडक्टर सामग्री तथा सिलिकॉन का उपयोग किया जाने लगा, किया जाता है सेकंड थर्ड कंप्यूटर में, है ना, थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में, है ना। आगे आमतौर आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला इंटीग्रेटेड जो है वो मोनोलिथिक होता है ना। फिर आगे इस पीढ़ी में बेसिक, कोलबोल, फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया गया। तीसरी पीढ़ी में जो है वो बेसिक भाषा का प्रयोग किया गया, पास्कल भाषा का प्रयोग किया गया, एल्गोल 68 भाषा का प्रयोग किया गया, फोर्ट्रॉन 2 का प्रयोग किया गया, कोबोल जैसी हाई लेवल जो है लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। ये सब क्या है, तो हाई लेवल लैंग्वेज है, और ऊपर हम लोग देखे थे लो लेवल लैंग्वेज, है ना। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण में कौन है, पीडीपी 2 है, आईबीएम सिस्टम है, यूनिवैक 1108 है, हनी वेल 6000 है ना, डेक सीरीज है ना। ये सब क्या है, तो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, टिप्पणी में क्या लिखा हुआ है कि एकीकृत परिपथों के साथ निर्मित पहला डिजिटल कंप्यूटर आईबीएम 360 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर है कंप्यूटर का चौथा पीढ़ी। अब चौथा पीढ़ी का जो काल है, चौथा पीढ़ी का, फोर्थ जनरेशन का, वो क्या हो गया, 1971 से 1985 माना जाता है ना। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो है सर्किट का इस्तेमाल किया गया, है ना। तो किसका किया गया आपका, तो वेरी लार्ज स्केल जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, वीएलएसआई का जो है वो प्रयोग किया गया, है ना। इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। यहां से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी पीढ़ी में पहली बार जो है वो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, तो चौथी पीढ़ी में, ध्यान रखिएगा, है ना। पहली माइक्रो चिप इंटेल 4004 जो है कॉर्पोरेशन के द्वारा 1970 में बनाया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पहली सबसे पहले जो माइक्रोचिप बनाया गया किस नाम से, तो इंटेल 4004 के नाम से बनाया गया, और इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, इस पीढ़ी में जो है वो सी लैंग्वेज, एसक्यूएल लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, है ना, डी बेस लैंग्वेज आदि जैसे उच्च स्तरीय हाई लेवल भाषाओं का उपयोग किया गया। ठीक है, इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उदाहरण कौन है, तो माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, और सुपर कंप्यूटर है। ये सब क्या है, तो चौथी जनरेशन का कंप्यूटर। ठीक है, चलिए आगे।
आगे हम लोग का क्या है भाई, तो आगे देख लेते हैं। पांचवी जनरेशन का कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी, पांचवी जनरेशन 1985 से अब तक क्या कहा जाता है, तो पांचवी जनरेशन कहा जाता है ना। तो अभी तक कितना जनरेशन है कंप्यूटर का, तो पांचवी जनरेशन अभी आपका चल रहा है, 1985 से अभी तक आपका चल ही रहा है, ठीक है। वर्तमान में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। अभी जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो क्या है, तो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड है ना, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यूएसएआरआई है ना, यूएलएसआई जो सर्किट का जो है वो क्या किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस पीढ़ी में मल्टी प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है ना, मल्टी प्रोसेसर है ना। ये पूछेगा क्वेश्चन कि हम लोग देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया, चौथी पीढ़ी में। मल्टी प्रोसेसर का प्रयोग कब किया गया, पांचवी पीढ़ी में, है ना। इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषाएं जावा, डॉट नेट आदि जो है उसका प्रयोग किया जाने लगा, है ना। चलिए, और इसमें सॉरी एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर आधारित है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। यहाँ से एक हिट क्वेश्चन आपका हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसे माना जाता है, तो जॉन मैकार्थी और एलन ट्यूरिंग को जो है वो माना जाता है, ठीक है। एकदम हिट क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई है, एकदम नोट कर लीजिएगा इसको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है जनक किसको माना जाता है, जॉन मैकार्थी को और एलन ट्यूरिंग को, ठीक है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर उदाहरण क्या होगा, तो परम हो गया, प्रत्यूष हो गया, मिहिर हो गया, परम त्रिवेगा हो गया, ये सब क्या है, तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का है ना। चलिए, अब कंप्यूटर का वर्गीकरण हम लोग देख लेते हैं। कंप्यूटर कुछ तो क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन होगा, उसका वर्गीकरण होगा अलग अलग काम के लिए, है ना। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण तीन प्रकारों में किया जाता है। कौन सा, एक है सामान्य प्रयोजन के लिए, है ना। तो इस कंप्यूटर का उपयोग सामान्य कार्य के जैसे दस्तावेज तैयार करना, दस्तावेज प्रिंट करना, डाटाबेस प्रबंधन के लिए किया जाता है। दूसरा क्या है, विशेष प्रयोजन के लिए। विशेष प्रयोजन क्या हो गया, तो इस कंप्यूटर का उपयोग जो है वो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, उपग्रह प्रणाली के लिए, रेलवे आरक्षण के लिए, मौसम की भविष्यवाणी के लिए जो है वो किया जाता है, ठीक है। फिर है आवेदन के आधार पर। आवेदन का मतलब हो गया एप्लीकेशन के आधार पर, है ना। आवेदन का मतलब आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया, है ना, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है भैया, तो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है, समरेंद्र कुमार मित्रा को जो है वो भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन किया था। कौन, तो समेंद्र कुमार मिश्रा, है ना। एक बार क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। फिर है एनालॉग कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है जो भौतिक मात्रा, है ना, भौतिक मात्रा जैसे दबाव, तापमान, लंबाई, बिजली के निरंतर भिन्नता पहलू का उपयोग करता है। एनालॉग कंप्यूटर को किसी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती। एनालॉग को किसी स्टोरेज डिवाइस की जो है वो आवश्यकता नहीं होती, वो किसी स्टोर नहीं करता है, वो तुरंत आपका क्या करता है, तो डाटा दिखाता है, ठीक है। कार में स्पीडोमीटर एनालॉग कंप्यूटर का प्रतिनिधित्व करता है ना। तो इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं, है ना, कि कार का जो स्पीडोमीटर होता है, जब गाड़ी चलता है, जब चक्का जब घूमता है जितना तेजी से, उसका देखिएगा आप स्क्रीन पे दिखाता है कि कितना स्पीड में गाड़ी चल रहा है, वो स्पीडोमीटर हो गया। तो स्पीडोमीटर का जो क्या था, तो एनालॉग कंप्यूटर का क्या है, तो एक उदाहरण है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर जो है एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में परिवर्तित, ठीक है। फिर हो गया दूसरा क्या है, तो डिजिटल कंप्यूटर, है ना। दूसरा जो हमारा हो गया वो क्या है भाई, तो डिजिटल कंप्यूटर हो गया भाई। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या हो गया, है ना, डिजिटल, है ना। तो डिजिटल कंप्यूटर का हो गया, है ना। तो संख्या को मापता है, ये कंप्यूटर डेटा पर काम करते हैं जो बाइनरी नंबर के रूप में होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर काम, डिजिटल कंप्यूटर जो है वो यूएसए मतलब अमेरिका के द्वारा जो है विकसित किया गया। कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम तकनीक पर काम करते हैं। कैलकुलेटर कैसे काम करता है, तो डिजिटल तकनीक पर काम करता है ना। फिर है हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा आपका हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है भाई, इस प्रकार के कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का क्या होता है, तो गुण होता है, दोनों को मिला करके क्या बनता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर आपका बनता है ना। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग जो है वो मौसम में, अल्ट्रासाउंड में, यातायात नियंत्रण में, राष्ट्रीय सुरक्षा जो है रक्षा रडार में किया जाता है ना। डिश वाशर वॉशिंग जैसे घरेलू उपकरणों में जो है निर्मित छोटे और कम लागत वाले कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। आगे आकार के आधार पर कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो कैसे है, सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर ये आकार में क्या होता है, तो छोटा होता है, नाम ही से पता चला माइक्रो मतलब छोटा होता है। इसकी कीमत क्या होता है, तो कम होता है। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग ज्यादातर ऑफिस और घर में किया जाता है। हम लोग घर में जो प्रयोग करते हैं, ऑफिस में करते हैं, वो कैसा, तो माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर में भंडारण क्षमता और कार्य करने की गति थोड़ा कम होता है। इस कंप्यूटर का उपयोग एक समय में एक ही उपयोगकर्ता द्वारा किया जा सकता है, इसलिए इन कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। जैसे लैपटॉप हो गया, हमारा डेस्कटॉप घर पे हो गया, वो क्या हो गया, माइक्रो कंप्यूटर हो गया। इसको पीसी के नाम से आता है, पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक समय में एक ही उसमें यूजर काम कर सकता है, ठीक है। फिर है पीसी एक्सटी।
का मतलब पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है। फिर है यह आईबीएम पीसी का संस्करण है। आईबीएम का मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो गया, है ना। फिर हो गया माइक्रो कंप्यूटर, तीन बुनियादी हार्डवेयर जैसे भौतिक उपकरण श्रेणियां होती है, जैसे सिस्टम यूनिट, है ना, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। ये तीन जो है वो क्या है, तो बुनियादी उसका पार्ट्स है ना। पर्सनल कंप्यूटर, है ना। तो पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार में कौन कौन आता है, तो डेस्कटॉप आएगा, है ना, लैपटॉप आएगा, कॉम्पैक्ट आएगा, टैबलेट आएगा, नोटबुक आएगा, स्मार्टफोन आएगा, मैक आएगा। ये सब क्या है, तुम्हारा पर्सनल कंप्यूटर का एक प्रकार है। ठीक है। नोट मैक जो है वो एप्पल द्वारा बनाया गया एक पर्सनल कंप्यूटर, इसको मैक है, मैक। ठीक है, एप्पल कंपनी के द्वारा। ठीक है। चलिए आगे आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे हम लोग को क्या है भाई, तो आगे हम लोग का जो है वो है कि मानक जो है पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू विकल्पों और आदेशों का एक सेट होता है। ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप, है ना, लैपटॉप अभी हम लोग देखें, हम लोग सबको जानते हैं इसको, कॉम्पैक्ट, है ना, ये हो गया कॉम्पैक्ट, नोटबुक, है ना, ये सब क्या है, तो हमारा जो है वो पर्सनल कंप्यूटर का उदाहरण है, टैबलेट, है ना। फिर है मिनी कंप्यूटर, है ना, आकार में हम लोग देख रहे थे, पहले देख लिए माइक्रो कंप्यूटर, फिर ये मिनी कंप्यूटर। तो कार्य करने की क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होता है, किसमें, मिनी कंप्यूटर में। मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होता है। मिनी कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक प्रोसेसर का उपयोग करता है ना। मिनी कंप्यूटर का उपयोग बैंक में, कार्यालयों में किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण कौन सा हो गया, तो पीडीपी 8 जो है वो पहला मिनी कंप्यूटर। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पहला मिनी कंप्यूटर कौन था, तो पीडीपी 8। ठीक है। फिर है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या हो गया, तो मिनी कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की क्षमता मिनी या माइक्रो कंप्यूटर की तुलना से अधिक होता है ना। इस कंप्यूटर पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग अनुसंधान में, रेलवे में, है ना, अनुसंधान में, रेलवे में, आरक्षण, रेलवे आरक्षण और बड़े संगठन में किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। एकदम हिट क्वेश्चन यहाँ से भी ध्यान रखिएगा, है ना, एकदम नोट कर लीजिए कॉपी में कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे फिर आगे चौथा सुपर कंप्यूटर, है ना। यह कंप्यूटर आकार में बड़े, शक्तिशाली और बहुत महंगे होते हैं। सबसे पहले क्या कि कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है, आकार में सबसे बड़ा, शक्तिशाली भी होता है और बहुत महंगा भी होता है। ठीक है। इन कंप्यूटरों में डेटा स्टोर करने की बड़ी क्षमता और उच्च प्रसंस्करण गति है। कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का उपयोग जटिल गणना करने के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की लंबाई, शब्द लंबाई 64 बीट का है। ध्यान रखिएगा कि सुपर कंप्यूटर का जो लंबाई है, शब्द लंबाई ना, तो वो कितना है, तो 64 बीट का होता है। सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से गणितीय रूप से गहन वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी होते हैं, है ना। इन कंप्यूटरों का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, परमाणु रिएक्टर, मौसम की भविष्यवाणी करना, जलवायु अनुसंधान में किया जाता है ना। तो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो वैज्ञानिक अनुसंधान में, परमाणु रिएक्टर में, मौसम की भविष्यवाणी करना में, जलवायु अनुसंधान कार्य होता है, वहां पे सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। परम, ये परम क्या है भैया, तो परम जो है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, जो परम 8000 के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, है ना। फिर आगे कि 1991 में परम 8000 सुपर कंप्यूटर श्री विजय भटकर और सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये सीडेक का फुल फॉर्म हो गया, पुणे द्वारा विकसित किया और डिजाइन किया गया था, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि परम 8000 सुपर जो कंप्यूटर है भारत का, जो पहला सुपर कंप्यूटर है, वो कहाँ विकसित किया गया था, तो सीडेक में विकसित किया गया था। ध्यान देखिएगा, सीडेक, सीडेक का हो गया तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये सीडेक का क्या फुल फॉर्म हो गया। और किसने था, वो श्री विजय भटकर के द्वारा जो है वो विकसित किया गया था और डिजाइन किया गया था। ठीक है। आगे सीडेक ये क्या है, तो एक गैर अर्ध सरकारी कंपनी है जो परम सुपर कंप्यूटर श्रृंखला के विकास में काम करती है। ठीक है। आगे प्रत्यूष, प्रत्यूष क्या है, तो कंप्यूटर का ही नाम है, सुपर कंप्यूटर का नाम है। प्रत्यूष भारत का पहला मल्टी जो है पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, जिसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान आईआईटीएम पुणे में जो है वो 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। ठीक है। इसका उपयोग जो है वो मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया जाए। ठीक है। परम युवा टू, परम युवा टू आ गया, ये क्या है, तो सुपर कंप्यूटर है, भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। फिर सुपर कंप्यूटर के कुछ उदाहरण है, कौन कौन उदाहरण है, तो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, ये किसका है, तो अमेरिका का है ना। फुगाकू ये किसका है, तो ये जापान का है। ठीक है। फिर है लूमी, है ना, समीट, सियरा, सनवे, पर्ल मटर, है ना, सेलेन, तिहानहे, तियानहे, है ना, एल्ड्रस्ट्रा, अर्थ सिमुलेटर, रोड रनर, टाइटन, परम वेगरा,
प्रिवेगा प्रिवेगा परम शक्ति, परम शक्ति किसका है तो भारत का है। परम युवा भारत का है, मतलब ये सब क्या है तो सुपर कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, चलिए आगे। परम शिवाय देश में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है जिसे आईआईटी बीएचयू में स्थापित किया गया है ना। तो आईआईटी का बीएचयू, बिरसा नहीं, बिरसा नहीं, सॉरी, बीएचयू का मतलब हो गया वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको आजकल नाम कर दिया गया ना, नहीं काशी जो है वो यूनिवर्सिटी, काशी बनारस यूनिवर्सिटी का नाम ये भी परिवर्तन कर दिया बीएचयू का नाम करके, है ना। ये परम शिवाय जो है वो देश में पहला निर्मित कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, जो बीएचयू में स्थापित किया गया। ठीक है, आगे। आगे क्या है भाई, तो आगे आपका है ना सुपर कंप्यूटर और संगठन कहाँ कहाँ काम कर रहा है ना। तो परम शक्ति, ये परम शक्ति कहाँ है, तो परम संगणक आईआईटी खड़गपुर में जो है वो बनाया है इसको। परम ब्रह्म, परम परम क्या है तो आईआईएसआईआर पुणे के द्वारा बनाया गया है। परम युक्ति ये किसने बनाया, तो जेएनसीएसआर बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया। परम संगणक ये किसने बनाया, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाया गया, है ना। अनुपम, अनुपम किसने बनाया, तो बी ए आर सी मतलब भाभा एटम रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाया गया अनुपम कंप्यूटर। ठीक है, वाटसन किसने बनाया, तो आईबीएम ने बनाया। फ्लो सॉल्वर किसने बनाया, तो ये नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरीज बेंगलुरु के द्वारा जो है वो बनाया गया है ना। फिर है इक्का, इक्का किसने बनाया, तो टाटा ग्रुप ने जो है वो एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया इक्का, है ना। फिर है परम पदम, ये सीडेक ने बनाया। परम 10,000 सीडेक ने बनाया, है ना। परम सिद्धि किसने बनाया, तो सीडेक ने बनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि के नाम से जाना जाता है ना। तो करेवन, तो करेवन क्या है, तो करेवन जो है वो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, है ना। तो सबसे क्वेश्चन यहां से बनेगा कि दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, तो करे वन के नाम से, करे वन के नाम से जाना जाता है, जिसने अमेरिका ने, है ना, यूएसए ने जो है वो साइमन करे के द्वारा डिजाइन किया गया था, है ना। तो पूछा करे वन जो सुपर कंप्यूटर है उसके आविष्कार कौन है, आविष्कारक कौन है, तो साइमन करे। ठीक है, चलिए। फिर है सीआरसी कंपनी ने 1976 में जो है पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया था। ठीक है, आगे। फिर है सिमोर करे को सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सुपर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो सेमोर करे को कहा जाता है। ठीक है, फिर है पहला सुपर कंप्यूटर बेलनाकार आकार का। ठीक है, फिर है टिप्पणी, टिप्पणी में क्या देख रहे हैं कि परम मित्रा सुपर कंप्यूटर परम की एक श्रृंखला नहीं है जिसे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था। परम मित्रा इन्वेस्टमेंट एक भारतीय गैर सरकारी कंपनी है। ठीक है, फिर है करे एक्स MP14, है ना, एक जो है मिड रेंज सुपर कंप्यूटर था जिसे भारत ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए खरीदा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देखें, तो कंप्यूटर का जो है वो सामान्य जानकारी अभी हम लोग देखे हैं, है ना, और इसको बढ़िया से समझे हैं। ठीक है, तो अभी क्या कहिए, तो हम लोग बढ़िया से जहां जहां हम लोग गोल कर दिए, जहां पर आपको बताया कि यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इसको जरूर आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसका जो है वो आप क्या क्या बनेगा, तो एमसीक्यू क्लास बनेगा जो आपको अलग वीडियो में मिलेगा, उसको जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक बार थ्योरी क्लास आप देख लीजिए, एक बार एमसीक्यू क्लास देख लीजिए, फिर आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जितना भी क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर में आएगा वो आपको 90% का गारंटी हम ले रहे हैं, लेकिन जो जो आपको वीडियो दिया जाएगा कंप्यूटर का उसमें आपको उसको क्या है पूरा देखना है और अभ्यास करना है ना। तो 90% आप कंप्यूटर में ला सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज ये पहला क्लास था, है ना, इसलिए जो है वो क्या कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और भी जो है माध्यमिक आचार्य जो ग्रुप बना हुआ है उसमें क्या कीजिए आप लोग जुड़िए, जो दरगाह का ग्रुप बना हुआ है उसमें और लोगों को जोड़िए, है ना, ताकि जो है वो अधिक से अधिक लोग टेस्ट तक इसका लाभ उठा सके। ये कंप्लीट फ्री है, किसी तरह का कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं। ठीक है, धन्यवाद।